आप देख रहे हैं जी सलाम जेके और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और बात जरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख की करते हैं, जहां पर दावा बहुत ज्यादा ये है कि बहुत सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और इंतजामिया भी ग्राउंड जीरो पर काफी मुतहरिक है। यही वजह है कि लद्दाख के अंदर अब इंतजामिया ने कई बड़े फैसले लेने का मन बना लिया है और जो अफसर बिला जरूरत स्टेशन छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्टेशन छोड़ने वाला मामला क्या है जी। खबर यह है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज जो यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर है वो विदाउट परमिशन के स्टेशन को छोड़ते हैं, यानी अगर उनकी ड्यूटी लेह के अंदर है तो वो करगिल चले जाते हैं, अगर उनकी करगिल के अंदर है तो वो लेह जाते हैं या जम्मू कश्मीर आ जाते हैं। और ये सारा मामला तब चलता है जब उनके पास कोई भी परमिशन नहीं होता है, विदाउट परमिशन वो जाते हैं। और उस पर इम्तियाज ये भी है कि बहुत सारे लोग टीएडीए को भी बाद में लेते हैं, यानी वो कहने कि मैंने जी मीटिंग जाना था लेकिन अफसर को पता नहीं होता, बाद में टीएडीए को निकाला जाता है। यही वजह है कि अब इंतजामिया ने जो डीडीओज हैं, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग अथॉरिटीज जो हैं, जिनकी सिग्नेचर से पैसा जाता है, उनसे कहा गया कि वो विदाउट अप्रूवल कोई भी बिल पर साइन नहीं करेंगे और जो अफसर ये कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ अब बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई की जाएगी, जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लद्दाख यूनियन टेरिटरी का सर्कुलर नंबर 1 जो 30 नवंबर 2019 को जारी कर दिया गया था, उसमें लगातार इस बात का खुलासा पेश किया गया था कि प्रायर सैंक्शन के बिना कोई नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी मुलाजमीन चले गए और अब एक बार फिर इंतजामिया ने कमर कस ली है और डीडीओ से कहा गया कि वो फिजिकल प्रेजेंस और अटेंडेंस को यकीनी बनाए और तभी जाकर सैलरियां या दीगर मामला दें जब उन्हें पूरी तरह से यह तस्दीक हो कि इसने किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की है। हमारे साथ सीधे इसहाक इस वक्त लद्दाख से ज्वाइन किए हुए हैं, क्योंकि इसके बाद एक और बड़ी खबर भी है, वो बड़ी अहम है, उस पर भी जरूर आएंगे। लेकिन इसहाक, ये जो मुलाजमीन के लिए एक इंतबा जारी कर दिया गया है, एक ऑर्डर जारी हुआ है जिसमें यह कहा गया कि विदाउट परमिशन जो है एम्प्लॉयज अब नहीं जिनके पास परमिशन नहीं होगा वो अथोराइज नहीं है जी टीएडीए के लिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या वाकईतन ऐसा चल रहा है कि विदाउट परमिशन के जा रहे हैं या सरकार कुछ और करना चाहती है वहां पर? जी, आपको बताते चले, जिस तरह से जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यूनियन टेरिटरी लद्दाख की जाने से जो नोटिफिकेशन जारी किया है और नोटिफिकेशन में वजाहतन कहा है कि इससे पहले जिस तरह से जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं यूनियन टेरिटरी लद्दाख से बिना परमिशन के छोड़ के दूसरे यूटीज में या दूसरे जगहों पर बिना परमिशन के वो जाते हैं और उसके बाद टीएडीएस की भी बात आती है तो वो निकाल लेते हैं। तो इसी के चलते अब जो है जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें क्लियर कट जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा एक मैसेज है कि आप के बाद से बिना परमिशन के कोई भी अपने स्टेशन छोड़ के नहीं जा सकते हैं जब तक प्रॉपर लीव उनके ऑफिसर की तरफ से नहीं मिलता है। और दूसरी जानिब पर जिस तरह से ऑफिस की बात करें, अब यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद कहीं ना कहीं ऑफिस में जो वर्क कल्चर में काफी तब्दीली और रिस्ट्रिक्शन पहले की निस्बत में ज्यादा इस वक्त हमें जनरली देखने को मिल रहा है। और अब ये जो नोटिफिकेशन जारी करने के बाद जो एम्प्लॉयज हैं वो यकीनन बिना परमिशन के बाहर नहीं जा सकते हैं, यकीनन इससे पहले इस तरह की चीजें हुआ होगा, इसी के चलते जीएडी डिपार्टमेंट की तरफ से ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है। और कहीं ना कहीं अब ये जो चेक एंड बैलेंस है कि कोई एम्प्लॉय स्टेशन छोड़ के ना जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म है अभी? क्योंकि ऑलरेडी वहां एम्प्लॉयज की बड़ी किल्लत है, मुलाजमीन की बड़ी किल्लत है। क्या ऐसा मेरी आवाज सुन पा रहे हैं साहब आप? जी इसा क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी 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 इसाक, ये बताइएगा, पहले ही वहां पर किल्लत है बहुत ज्यादा मुलाजमीन की और इस बीच अब ये दूसरा सर्कुलर आया कि कोई छोड़ के नहीं जा सकता है, तो कुल मिलाकर कितने लोगों के लिए कार्रवाई हो सकती है जो अभी भी स्टेशन से बाहर है, जिन्होंने कोई प्रायर परमिशन नहीं लिया है? क्या कोई आंकड़ा, कोई फिगर आया है डिपार्टमेंट की तरफ से? जी, फिलहाल कोई फिगर तो सामने नहीं आया है, लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद यकीनन उनके ऊपर यकीनन जो है कार्रवाई जो
कंडक्ट रूल के तहत किया जा सकता है, जो लोग स्टेशन छोड़ के बाहर गए। और दूसरी जानिब जिस तरह से आपने कहा कि लद्दाख में एम्प्लॉयज की यकीनन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में यकीनन कमी है और इसको फुलफिल करने की भी अशद प्रायोरिटी बेस पे जरूरत है, क्योंकि अगर हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स की बात करें या एजुकेशन सेक्टर में लेक्चरर्स की बात करें और बाकी बहुत सारे जनरल अगर हम एम्प्लॉयज की बात करें, एम्प्लॉयज की एज ए यूटी काफी कमी नजर आ रहा है। और दूसरी जानिब एम्प्लॉयमेंट की भी साथ साथ में एक कुछ बातें रखना चाहता हूं, क्योंकि यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद अनएम्प्लॉयड यूथ का भी काफी कंसर्न बहुत लंबे वक्त से देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना है और रिक्रूटमेंट जनरेशन होते हुए नजर नहीं आ रहा है। उससे कहीं ना कहीं यूथ में काफी खर्चा देखने को मिल रहा है। दूसरी जानिब कारगिल और लेह में जो अलग अलग ओपिनियंस भी हमें देखने को मिल रहा है और जिस तरह से डोमिसाइल लॉ जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है और रूलिंग पार्टी वही कह रहे हैं कि डोमिसाइल लॉ ना होने की वजह से जो है रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बना पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इन सारे चीजों के बीच में जो कमी और कंसर्न जो इशू पेंडिंग रहता है वो जनरली यूथ का रहता है जो अनएम्प्लॉयड है, और ये भी बहुत बड़ा समस्या है। और अगर अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए एक चीज निकाला जाता है तो यकीनन उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है जी, आप स्टैंड बाय पे रहेंगे मेरे साथ, आप मेरे साथ इसाक स्टैंड बाय पे रहेंगे, क्योंकि एक और बड़ी खबर भी लद्दाख से ही है। तुर्तुक जो बॉर्डर बेल्ट एरिया है और एक जमाने में पाकिस्तान के पास हुआ करता था और 71 के बाद अब भारत के पास है। तुर्तुक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि मरकजी वजारत दाखिला की आला सतही कमेटी ने कई अहम सिफारिशात की है। लद्दाख के तुर्तुक के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त मरकजी वजारत दाखिला की कमेटी की जो रिपोर्ट सामने आई, जिसमें हुकूमत से तुर्तुक के जो रिहायशी हैं उनके लिए मजीद इकदाम करने पर जोर दिया गया है और बाज़ाबादकारी कानून के तहत इन सभी लोगों को जो इस इलाके में तुर्तुक में रहते हैं उन्हें सरकार की तरफ से मुराद दी जानी चाहिए, ताकि कम से कम जो रहन सहन जिंदगी का गुजारा है वो और भी बेहतर हो सके। और रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि इस इलाके के लोग जो इंतहाई अबतर सूरत हाल में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हालांकि कई बरसों से भारत के साथ ये हिस्सा जरूर लगा हुआ है, सरहद के उस पार हुआ करता था लेकिन इस पार हैं। और अगर इस एरिया को आप जियोग्राफिकली देखेंगे तो भारत के साथ है, लेकिन जब आप इस इलाके की सकाफत देखेंगे, रहन सहन लोगों का देखेंगे तो वो गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ मिलता जुलता, इसलिए इस इलाके को उस तरफ भी काफी ज्यादा कंसीडर किया जाता रहा। मगर इन दोनों सरहदों के बीच में या भारत और पाकिस्तान के बीच में ये हिस्सा काफी अलग रहा, लटका हुआ रहा और लोगों के कई तरह के जो दरीना मसाइल हैं वो आज भी हैं। इसे लेकर वजारत दाखिला की जो कमेटी है उसने आज खुद नोटिस लिया है इन मामलात का और सिफारिश की है कि बाज़ाबादकारी कानून के तहत इन लोगों को मुराद दिए जाएं। और बड़ी बात कि इन लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए सरकारी सतह पर इकदाम करने की जरूरत है, ताकि तुर्तुक के साथ जो वादा मर्ज करते हुए, इंतजाम करते हुए किया गया था वो पूरा हो सके। मोहम्मद इसाक, जरा तफसीलात बताइएगा, मौजूदा वक्त में क्या सरकारी सतह पर कोई मदद तुर्तुक के लोगों की हो पाई है? जी, आपको बताते चले तुर्तुक लद्दाख का एक ऐसा इलाका है जो काफी दूर दराज इलाका है और बॉर्डर एरिया है। जिस तरह से आपने कहा कि तुर्तुक में जो कल्चर है वो बल्टी कल्चर है जो गिलगित बल्तिस्तान से मिलता जुलता रहता है। और दूसरी जानिब अगर हम आपको बता दें, तुर्तुक के अवाम की काफी दीरिना लॉन्ग प्लानिंग डिमांड्स हैं। एक तो वहां पे एजुकेशन के हवाले से काफी डिवाइड जो नजर आता है वहां के लोग, और बॉर्डर और दूर दराज एरिया होने की वजह से वहां के लोगों की और भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलता है। खासकर विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें, विमेन एम्पावरमेंट एजुकेशन में आगे बढ़ाने की बात किया जाता है और वहां के लोग लंबे वक्त से डिमांड कर रहे हैं कि वहां पे एक कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाए, क्योंकि वहां पे ज्यादातर जो बच्चे हैं वो दूर दराज इलाकों में आके अपने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकते। दूसरी जानिब तुर्तुक इलाके का और एक दीरिना मांग है, तुर्तुक हनु रोड की जो वो काफी लंबे वक्त से, जब से 1950 के बाद से वो डिमांड कर रहे हैं, तो हनु रोड वो उनका जो है वो भी जो है हल होते हुए फिलहाल नजर नहीं आया था। और एक चीज उनका लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉर्डर एरिया में लद्दाख, लेह और कारगिल में बॉर्डर एरियाज जो हैं, खासकर बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जो डिवाइडेड फैमिलीज हैं और उनकी तरफ से टुक कपलू रोड की बात करें, उसकी खोलने की बात की जाती है काफी लंबे वक्त से, और कारगिल स्कर्दो रोड की खोलने की बात की जाती है। ये जो अभी होम मिनिस्ट्री की पैनल स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है, क्या इसके बाद कोई हलचल तुर्तुक के आसपास या तुर्तुक के लोगों के चेहरों पर क्या कुछ आप पढ़ पाए हैं? क्या कुछ वहां से खबर है?
जी, चूंकि तुर्तुक काफी दूर दराज इलाका है, लेकिन यकीनन ये खबर आने के बाद तुर्तुक के अवाम में कहीं ना कहीं एक उत्साह देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनकी लिए जिस तरह से हुकूमत की तरफ से और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद और सपोर्ट मिलने की जरूरत थी वो अभी तक नहीं हो पाए। तो इस तरह की अगर खबर गर्दिश कर रही है और इस तरह के काम काज उस एरिया को डेवलप कराने के लिए, उस एरिया की लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए अगर बात की जा रही है, तो यकीनन उस एरिया के लिए काफी महत्वपूर्ण और अहम हो। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक, आप खबर पर नजर बनाए रखिएगा, देखिएगा कि क्या कुछ लोग वहां पर कहेंगे। फिलहाल बड़ी खबर यह कि मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से तुर्तुक के लिए एक रिपोर्ट सामने रखी गई है और तुर्तुक इलाके के अंदर रह रहे रिहाइश पजीर लोगों की बाज़ाबातकारी हंगामी बुनियादों पर की जाए, इसकी सिफारिश की गई है। और बाज़ाबातकारी के साथ साथ उन्हें वो सारे मुराद दिए जाए जो रिलीफ कंपनसेशन प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं पूरे मुल्क के अंदर, और खुसूसी जो दिए गए हैं कई मकामात पर, उनका जिक्र जो है वो उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो किया गया। अब देखना होगा कि तुर्तुक की आवाम की हालात कितनी लद्दाख के अंदर बेहतर होगी, उसका हमें भी इंतजार रहेगा। अब जरा बात तालीम की भी करते हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, तालीम के हवाले से बात करते हैं। और सरकार ने इस बार भी जो कल बजट पेश किया गया उसमें भी कई अहम ऐलान किए हैं और कई दावे भी किए गए हैं। सरकार कितनी रकूमात कहां पर खर्च होने जा रही है, लेकिन मच्छिल का दूर दराज इलाका, सरहदी इलाका है कुपवाड़ा में, जहां पर मौजूदा वक्त में हाई स्कूल एक इस दूर दराज इलाके के अंदर, लेकिन 1 दर्जन के करीब उसातिजा की जो असामियां हैं वो खाली पड़ी हैं स्कूल के अंदर। स्कूल कई बरस पहले अपग्रेड किया गया था और मकामी लोग भी ये बताते हैं कई बरसों तक ये स्कूल बिना सरबराह के रहा, हेडमास्टर नहीं था। हाई स्कूल मच्छिल के अंदर जहां पर 130 तलबा मौजूदा वक्त में भी इस वक्त भी जो ज़ेर तालीम हैं उनके लिए कई अहम पोस्टें, अहम जो असामियां हैं वो उसातिजा के लिए खाली होने की वजह से तलबा के लिए मुश्किलात पैदा हुई हैं। बड़ी बात ये यहाँ पर स्कूल के मुतालिक आपको बताते चलें, कुछ साल पहले सरकार ने इस स्कूल को, जो कि एक पुरानी मांग थी, मच्छिल का ये हाई स्कूल था तो दूर दराज इलाका है और एक ही स्कूल पर एक बड़ी आबादी मुनसर रहती है, तो इस स्कूल को अपग्रेड भी किया गया सरकार की तरफ से। उसके बाद सरकार के जब अपग्रेड किया गया तो पता ये भी चला कि मजीद पोस्टें जो है वो स्कूल के अंदर क्रिएट की गई, यानी कुछ और असामियां जो हैं उनको पुर करने का सरकार ने उस वक्त वादा किया, मगर आज कई बरस मुकम्मल होने के बाद भी वो वादा पूरा नहीं हो सका। नंबर 1। नंबर 2, जो सरकारी दावे थे उसके मुतालिक अवामी नुमाइंदे जो लोकल्स हैं वहां के, वो ये बताते हैं कि ये स्कूल कई सालों तक बिना सरबराह के चलता रहा, कोई हेडमास्टर नहीं था, इसी तरीके से कामकाज होता रहा। तीसरी बड़ी बात कि 12 टीचर्स इस वक्त स्कूल के अंदर नहीं हैं, उनमें से 5 मास्टर ग्रेड टीचर जिनकी पोस्टें इस वक्त खाली पड़ी हुई हैं, जिससे डायरेक्टली तलबा की जो तालीमी सरगर्मियां वो मुतासिर हो रही हैं। और चौथी बड़ी और इंपॉर्टेंट बात ये कि मौजूदा वक्त में यहाँ पर सिर्फ कंटीजेंट पेड एम्प्लॉयज़ जो हैं, जो आर्जी मुलाजमीन हैं, वो अपनी खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन वो शायद इस स्कूल के अंदर काफ़ी नहीं है। इसी खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ सीनियर न्यूज़ एडिटर सनम एजाज फोन लाइन पे हैं। सनम, ये स्कूल दूर दराज इलाके के अंदर मौजूद है, क्या ये दूर दराज इलाका होने की वजह से कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं कर रहा है कि इस इलाके की तरफ ना जाया जाए उस्ताद जाने के लिए, या जो उनकी पोस्टिंग होनी है वो उसमें इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे, या फिर इंतजामिया कोई चीज पता ही नहीं है कि 12 पोस्टिंग क्रिएट तो की गई, अपग्रेड किया गया स्कूल, लेकिन बरसों बाद भी वो खाली पड़ी हुई है? देखिए, सबसे बड़ी इसमें यही है कि यहाँ जो आबादी है, अभी भी आपको बताऊं इस इलाके में बर्फ पड़ी हुई है, रास्ता भी बंद रहता है, यूजुअली बंद रहता है, और ये लगभग अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक इस इलाके में बर्फ की वजह से रास्ता बंद रहेगा। और फिर ये रास्ता जो है जो कनेक्ट करता है मच्छिल को जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के बाकी तावन के साथ उसको, और फिर अगर हम मच्छिल के अंदर की बात करें तो ये जो अंदर का इलाका है जहाँ पे हाई स्कूल है, इसको दूधी मच्छिल कहते हैं, यहाँ से लेके ऊपरी इलाकों तक जो आसपास के गांव है वहां तक भी रास्ता नहीं है, क्योंकि मेन हाईवे का रास्ता नहीं, बर्फ नहीं हटाई जा सकती है, क्योंकि 8-10 फुट से ज्यादा बर्फ होती है, तो वहां के अंदर के रास्तों में भी है। तो फिर ये हो जाता है कि यहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम जो है या यूं का एजुकेशन सीजन जो है वो अक्सर देर से ही चलता है, पहले एज यूजुअल, क्योंकि बर्फ हटाना, फिर वहां पे टीचर्स वगैरह का ना। फिर आपको मिसाल ऐसे दे दूं कि दूधी मस्जिद से यहाँ रिंग वाला से जो स्टूडेंट आता होगा, क्योंकि पूरे एंटायर इलाके में एक ही स्कूल है, तो रिंग वाला जो इलाका है वो यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पे और पहाड़ पे है, ये नीचे है रिंग वाला है, जो कटवारी है, पोशवारी है, या दूसरे जो आसपास के गांव हैं जो 10-10, 12-12, 14-14 किलोमीटर की दूरी पे, वहां से बच्चे आते हैं और यहाँ पे इस स्कूल से तालीम हासिल करते हैं। और यहाँ स्कूल में ये हुआ कि यहाँ पे पोस्टर्स जो है सरकार ने कई बार उनके लिए वो भेजे भी थे, लेकिन फिर इन्फ्लुएंस रहा उन लोगों का और उन्होंने वहां जाने को टीचर्स ने प्रेफर नहीं किया,
और उनने फिर अपना जो असर रसूख इस्तेमाल किया, जो कुछ भी इस्तेमाल किया, तो वहां के लिए नहीं है। ये पुरानी बात है, तब पॉलिटिकल गवर्नमेंट हुआ करती थी, तब ये सब कुछ चलता रहता था, पॉलिटिकल गवर्नमेंट में ये सब कुछ चलता रहता था, जो मनमर्जी से आप पूछते। लेकिन अब जो सरकार जो है अब की सरकार में भी हाल यही है, और अब की सरकार में एडमिनिस्ट्रेशन को शायद पता भी नहीं है कि हमारे पास कितने पोस्ट वैकेंट है, हमारे पास टीचर्स की कितनी यहाँ पे जगह है, उसके साथ साथ जो दूसरे पोस्ट है उसके लिए कितनी पोस्ट है, जितने भी जो बाकी है। तो ये खुद एडमिनिस्ट्रेशन को भी अभी तक शायद मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो सारा मामला होता है निचले लेवल का होता है, क्योंकि जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स जो ऊपर जाती हैं उनको कहीं न कहीं दबा के रखा जाता है। तो यहाँ पे जो मसल का एरिया, इसका जोन आता है, जो है खुमरियाल जोन झाड़ियों का आता है, वहां से लेके आगे तक ये सारा जो लेवल नीचे लेवल के उन्होंने आगे कम जो है फॉरवर्ड किया ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है एक तो ये मसल के लोग खुद बहुत कम बाहर आते हैं, क्योंकि ये मसल से जब बाहर निकलते हैं तो कहते हैं हम कश्मीर जाएंगे, इनके लिए कश्मीर होता है मसल कुपवारा आना। तो ये बहुत ही, एक तो ये फाइनेंशियली बहुत कमजोर लोग हैं यहाँ के, उसके साथ साथ एजुकेशनली लोग बहुत कमजोर है, और इन्फ्लुएंस के तौर पे भी बहुत कमजोर लोग हैं। तो इनको कहीं न कहीं ये जो बाबूइज्म होता है टाउनों का, शहरों का, ये इनका यहाँ के लोगों को बड़े रोड़े अटकाता रहता है। तो इसमें वही है कि वहाँ के जो, मैं अभी कुछ देर पहले भी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो उनका यही कहना था कि ये वहाँ पे जो बाबूगरी है उसकी वजह से यहाँ के स्कूल के जो रिकॉर्ड है वो अपर हायर अथॉरिटीज को अक्सर नहीं भेजा जाता, और अगर भेजा भी गया तो कभी उस हिसाब से कि ऊपर समझ ही नहीं आए कि यहाँ क्या करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। सनम एजाज सीनियर न्यूज एडिटर हमारे साथ थे और बता रहे थे कि स्कूल के अंदर हालात क्या हैं, कुछ डिटेल्स जो रिपोर्ट्स है वो भी आपके सामने रखी। हालांकि इसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि उन्होंने मामला आला अफसरान के सामने उठाया है और उम्मीद है कुछ दिनों में काफी जो है वो मुश्किलात दूर होंगी। लेकिन इशफाक, एक सवाल जो इस वक्त पूछा भी जा रहा है, और जाहिर सी बात है मौजूदा वक्त में जो तालीमी निज़ाम है उस पर इस वक्त ये लाजमी भी है पूछा जाए कि जो राइट टू फ्री एजुकेशन का सरकार नारा देती है और जम्मू कश्मीर के अंदर इन इलाकों की ये सूरत हाल है, तो क्या राइट टू फ्री एजुकेशन सिर्फ शहर तक या गांव के निचले इलाकों तक ही इंतजामिया के लिए महदूद है, या इससे ऊपर भी कोई ये लाइन थोड़ा सा मैच करती है? राइट टू फ्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट एक बड़ा कॉन्सेप्ट है और पूरे मुल्क के अंदर इसको चल रहा है। और अगर आप मरकजी कानून को देखेंगे जो मुल्क के अंदर चल रहा है और फिर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर निज़ाम चल रहा है, तो उसमें थोड़ी सी तफावत आपको जरूर नजर आएगी। लेकिन फिर यह जरूर दावा पेश किया गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर तालीम को मुफ्त कर दिया गया है। अब ये मुफ्त कैसी है वो आप समझ लीजिएगा। सरकारी स्कूलों का निज़ाम क्या है जी, फ्रॉम 0 to 12 जब आप देखेंगे 12वीं जमात तक, तो बीच में आपको थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिलेगा, कुछ पैसे देकर आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो ही आपने मैट्रिक एग्जामिनेशंस को क्लियर किया, 10+1 में आप चले गए, फिर +2 में चले गए, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको बाज़ाब्ता तौर पर पैसा लिया जाता है। अब ये ज़रूरी है, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आपसे पैसा ले रहे हैं मुल्क के अंदर वैसा नहीं है, लेकिन पैसा लिया जा रहा है, चाहे वो एडमिशन के नाम का हो, चाहे वो एग्जामिनेशन के नाम को, या किसी तरीके से भी हो। तो वो कॉन्सेप्ट जो फ्री वाला कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नंबर 2, जब हम बजट सेशन को देखते हैं और तालीमी मेयार को देखते हैं और बड़ी बातें देखते हैं, तो अच्छा लगता है ये सुनकर कि अब हर क्लासरूम में बिजली होगी, हर क्लासरूम में इंटरनेट फैसिलिटी होगी, 4G नेटवर्क चलेगा और कंप्यूटर चलेंगे। शायद जब ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया जिस पर हजारों करोड़ रुपया सरफ होने हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, शायद ये उन्हें पता ही नहीं कि दरो दीवार है ही नहीं। जब दरो दीवार आपके पास नहीं हो तो फ्री एजुकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं पिछले 8 दिन से जो हम कैंपेन एक चला रहे हैं एजुकेशन का, हम तरह तरह से गांव देहात की खबरें आपको दिखा रहे हैं। स्कूल कहां पर है जी, जो सरकार के पास 2 कमरे हैं और 8वीं तक का स्कूल है। स्कूल कहां पर है जी, ये जी एक दुकान है, CAPD की एक दुकान हुआ करती है, अब उसको 2 हिस्से कर दिए, एक में प्रिंसिपल साहब बैठते हैं, एक में स्कूल चल रही है। बच्चे कितने जी, 40 बच्चे, 3 क्लास है, किसमें, एक दुकान है वो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए, कहीं पर बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत बाहर से आती है, अंदर आके देखते हैं तो तबाही के मंजर है, खंडरात है। जहां आप अपने बच्चे को पसंद नहीं करेंगे भेजना, वहां पर आप इन बच्चों को भेज रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से है, गरीब बच्चे, या इनके वालिदैन को उतनी तालीम का पता नहीं है। लेकिन फिर जो मयार हम यहां पर दे रहे हैं
वो भी किससे छुपा नहीं है। और ये कहानी जो एजुकेशन की ये हर गांव की है। तो वो जो फ्री एजुकेशन वाला कॉन्सेप्ट है, और जब आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो फ्री कहां पर मिलेगा? हाँ, फ्री क्या मिलता है जी, आपको शायद किताबें सरकार दे रही हो फ्री, आपको मिड डे मील्स वहां पर मिल रहा हो वो फ्री है, आपको वर्दी एक बार मिलती हो ये फ्री है। लेकिन क्या इससे बच्चा पढ़ पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है, नंबर एक। नंबर दो, बजाय ये कि हम ये कहते हैं कि हम इंटरनेट वो और 10 तरह की फैसिलिटियां देंगे, हम सरकार को ये मशवरा जरूर देंगे कि आप एक कंप्रहेंसिव और जामिया पॉलिसी बनाइए। हमारे स्टेट के अंदर बहुत सारी स्टेट लैंड है, हर जगह हर गांव के अंदर स्टेट लैंड है, वहां पर ये स्कूल तामीर कीजिए। क्योंकि स्कूल बनेंगे तो इंडस्ट्री एट द एंड ऑफ द डे खुद बनेगी, स्कूल बनेंगे तो डॉक्टर और इंजीनियर्स बनेंगे, स्कूल सही बनेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि सबसे बड़ी वजह क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब एक बच्चा एक बड़े स्कूल में जाता है और एक बच्चा एक छोटे स्कूल में जाता है, उसके दिमाग में जो कुछ चलता है, जब आप साइकेट्रिस्ट लोगों से बात करते हैं, जब आप माहिर नफ्सियात से बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं भैया बच्चे के जहन में तो पहले दिन ही ये नक्श हो जाता है कि मैं बड़े स्कूल में हूं, इसलिए उसको लगता है कि मैंने बहुत ऊंची उछाल लेनी है। और जो ये सरकारी स्कूल वाला होता है वो तो कश्मकश में रहता है कि मैंने बढ़ना है और मेरा दोस्त आगे जा रहा है, वो आगे जा रहा है, तो वो कंपेयर कर पाएगा नहीं कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जरूर जहनी तनाव का वो शिकार होता है। तो ये कंपेयरिटी, ये राइट टू एजुकेशन की बड़ी बातें अच्छी है, लेकिन जब आप इसको कंपेयर ग्राउंड पर करते हैं तो सूरत हाल जो है वो आपके सामने हमने रख दी है। लेकिन आज ये सिर्फ इसलिए रखी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की इंतजामिया जो है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा सा ताउन दे, थोड़ा सा साथ दे, तभी जाकर ये मुमकिन है। क्यों? जब हम बाहर से इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं, इन्वेस्टर्स को रागिब कर सकते हैं कि आप अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां बनाइए, तो मेरे पास इसका मतलब जमीन है, हमारे पास लैंड बैंक है, तो उस लैंड बैंक का एक हिस्सा एजुकेशन को दिया जाए ताकि सही मानों में एजुकेशन हो और सही मानों में ऐसे इंस्टीट्यूशंस और इदारे सरकार के बने जहां पर सब कोई फख्र से कहे कि हाँ मेरे बच्चे का जरा यहां पर एडमिशन कीजिए। जब वहां वो निजाम होगा तब ये मुमकिन है। तो ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट है और भी इस पर थोड़ी सी आप रोशनी डालिएगा कि मौजूदा वक्त में हमने देखा है एडोकिज्म वाला एक सिस्टम जो अपनाया गया है उसने काफी हद तक मुतासिर किया, लेकिन इसके साथ साथ जिन स्कूलों के अंदर उस्तातिज़ा की कमी है, स्टाफ कम है, तो बाकी टीचर्स पर जो बर्डन है, ओवर बर्डन की वजह से तालीमी निजाम कितना मुतासिर हुआ है, और क्या वाकई इस वक्त अगर आप देखें तो जो पोस्टें फिल करनी है उनके बजाय जो पोस्टें ऑलरेडी फिल हैं उन पर ज्यादा दबाव से क्या काम ज्यादा इस वक्त प्रभावित या मुतासिर नहीं हो रहा है? एक आदमी से आप 8-9 घंटे काम लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी, लेकिन एक ही काम ले लीजिए, उसको बताएंगे आप कंप्यूटर पढ़ाइए, तो 4 क्लासों में आप कंप्यूटर पढ़ाइए, तो वो कंप्यूटर पे ही फोकस करके कंप्यूटर पढ़ाएगा। आप एक आदमी को कहेंगे अभी जी इंग्लिश पढ़ाइए 9 बजे और 9:30 बजे मैथ पढ़ाइए और 11 बजे आपने हिंदी पढ़ाना है, तो ये डेड इम्पॉसिबल है, वो एक्सेल कर पाएगा, टीचर ही नहीं कर पाएगा। बच्चों की बात छोड़ दीजिए, एक तो ये निज़ाम आपने दुरुस्त करना पड़ेगा। दूसरा कि जिस तरीके से निज़ाम को चलाया गया, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, माजी में भी, कि अपने लोग शहर के अंदर और जिन लोगों की कोई आवाज़ नहीं उन्हें गांव देहात में ठोक दिया गया, उससे क्या हुआ, निज़ाम सारा दरहम बरहम हो गया। वो आज भी चल रहा है। जब आप और मैं बात करें, अगर आप जम्मू से लेकर कश्मीर तक देखेंगे तो जो वाइट कॉलर बड़े हाई इन्फ्लुएंशियल टीचर्स हैं जिनके पीछे बैक है, आज उनकी ट्रांसफर करके दिखाएं मुझे कोई डायरेक्टर साहब, बताएं कि उसको जी आज श्रीनगर से उठा के हमने बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा भेज दिया और उस आदमी ने वहां ज्वाइन किया, 6 महीने से वो क्लास दे रहा है, 1 महीने से क्लास दे रहा है। वो ट्रांसफर जरूर होगी चंद दिनों के लिए, और चंद दिनों के अंदर अंदर उसे हेल्थ रीजन, सिक्योरिटी रीजन, वो रीजन, फलाना रीजन लेके वापस लाया जाता है। उसकी वजह से ये जो पेरिफेरीज के अंदर आपके गांव देहात के अंदर स्कूल है वो डिफंग हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। एक स्कूल 20 बच्चे, एक स्कूल 20 बच्चे 40 टीचर, ये हमारे कश्मीर के अंदर हुआ है और बहुत बार ये रिफ्लेक्ट भी हुआ श्रीनगर के अंदर। एक स्कूल 150 बच्चे, दो उस्ताद, ये भी हमारे स्कूल की ही कहानी है। जब आप इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक शायद मामला ठीक नहीं हुआ। अब आप कल्ब कर रहे हैं, ठीक है जी, आप कल्ब कीजिए, अच्छी बात है, जहां पर आपको ह्यूमन रिसोर्स को फिट होना है, सब कुछ ठीक करना है, लेकिन उस बच्चे को कैसे लाएंगे वो भी जरा देख लीजिए ना। जो मुश्किल से बाप बच्चे को स्कूल भेज रहा है वो विसिनिटी में 1-1.5 किलोमीटर में, उसे आप 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर ले जाएंगे तो वो बच्चा आएगा कैसे?
ये भी सोचना पड़ेगा। तो ये कल्प करना एक सही है, लेकिन बच्चे के एतबार से जब आप देखेंगे, उस वालिद के एतबार से देखेंगे, उस वालदा के एतबार से देखेंगे, क्या ये मुमकिन है आज के दिन में, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तभी जाकर निज़ाम थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है जो हम आज कर रहे हैं। ये लबकुशाई छोटी छोटी है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि इंतजामिया के अंदर बहुत सारे ऐसे दर्द दिल रखने वाले अफसर हैं जो कर सकते हैं, लेकिन एक बार दफ्तर से बाहर आने की जरूरत है, ग्राउंड को टटोलने की जरूरत है, लोगों से बात करने की जरूरत है। तो पता लगेगा कि जो फाइल आपके पास होती है और जो ग्राउंड पर कहानी होती है उसमें 80% का फर्क होता है, 100% नहीं, 80% का फर्क होता है। जी चलिए, वक्त एक और छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बताएंगे जनूबी कश्मीर के बाद शुमाली कश्मीर और शुमाली कश्मीर के बाद अब वस्ती कश्मीर में श्रीनगर शहर के बीचों बीच कोविड-19 के बाद बर्ड फ्लू की तस्दीक, लोग खौफ में। एक खबर ये, दूसरा मामला कि आलमी वबा के दौरान इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे थे और इंतजामिया क्या बताती है कि उसने किन मकामात पर इमरजेंसी में क्या कुछ किया है, ये तफसीलात कुछ आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा आगे चलकर आपको डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से भी खबर बताएंगे, जो उन्होंने ईडी की कार्रवाई को चैलेंज किया था, वो मामला कहां तक पहुंचा है। छोटा सा तिजारती वक्फा, हमारे साथ रहिएगा और उसके बाद आपके लाइव कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे।